Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और as you know मैं KVS PGT कंप्यूटर साइंस की क्लासेस ले रही हूँ। लास्ट क्लास में मैंने सिलेबस डिस्कस किया था जो कि न्यू सिलेबस KVS का आया है और आज से 5 दिसंबर से आपके फॉर्म का लिंक ओपन हो चुका है, तो वो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न 180 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कि 80 क्वेश्चंस का बाकी पोर्शन जिसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीए और आपकी 40 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड। आफ्टर दैट 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट टेस्ट आएगा जिसमें कि आपके, क्योंकि मैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी करा रही हूँ तो 100 मार्क्स का पीजीटी कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस आएगा। अब उन्होंने स्पेसिफाई करा हुआ है कि 11-12 की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। बुक के बारे में पूछ रहे थे जो लोग, उन लोगों को मैं बता दूं कि 11-12 की एनसीईआरटी आप ले लो, वो तो आप पढ़ ही लो। आफ्टर इट एक और क्वेश्चन था कि मैम क्या आपकी वीडियो सफिशिएंट रहेंगी, तो नहीं, मेरी वीडियो सफिशिएंट नहीं रहेंगी। मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बताया था, मैं एक ओवरव्यू दूंगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन या इस टाइप के टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको साथ के साथ कुछ चीज़ें उससे अपडेट कराती रहूँगी। बाकी पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है। कोई भी एक बुक पढ़कर कुछ लोगों का सिलेक्शन भी हो जाता है, कुछ लोग 10 बुक्स और 10 जगह से पढ़ते हैं तब भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो आपको अभी 2 महीने ऑलमोस्ट हैं, और ये मैं आपको बता दूं 15 फेब से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, 15 फेब से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन आप ये मत मानना कि 15 फेब को अभी बहुत टाइम है। 5 दिसंबर है आज, ऑलमोस्ट 2 महीने हैं आपके पास, और 15 फेब के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है बिफोर 30 मार्च। मान के चलो मार्च से पहले आपका 1 अप्रैल आएगा, उससे पहले आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, लेकिन 15 फेब से पहले नहीं होगा। तो 2 महीने ऑलमोस्ट है, तो आपको स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी है। नेटवर्किंग की फर्स्ट क्लास कराई थी जिसमें कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको ये बताया था कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, मैंने जैसा कि बताया था कि नेटवर्किंग चेंज नहीं होगी, तो नेटवर्किंग अभी भी सिलेबस में एग्जिस्ट करती है। तो आज हम बाकी की चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते। नेटवर्किंग की ये क्लास नंबर 1 में आपको मैंने बताया था कि टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं। क्लास नंबर 2 ये है, उसके बाद 3 से 4 क्लासेस के अंदर नेटवर्किंग ख़त्म करा दूंगी। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक और स्टार्ट करते हैं आगे। इवैल्यूएशन ऑफ नेटवर्किंग, जैसा कि हमारे सिलेबस में पहला ही टॉपिक दिया था, इवैल्यूएशन ऑफ नेटवर्किंग। इवैल्यूएशन ऑफ नेटवर्किंग में पहला टॉपिक आता है कि नेटवर्किंग पहले क्या थी, अब क्या है, आगे क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम इवैल्यूएशन में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, स्पीड थोड़ी जल्दी लग रही है तो वीडियो को, यूट्यूब कंप्यूटर साइंस वाले हो भाई, तैयारी कर रहे हो कंप्यूटर साइंस वाले, तो इतना तो आपको आता होगा। यूट्यूब में ऑप्शन आता है वीडियो की स्पीड को मेंटेन करना, आप अपने हिसाब से मेंटेन जल्दी और फास्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा जल्दी पढ़ना है तो स्पीड फास्ट कर सकते हैं, और स्लो पढ़ना है तो स्पीड को स्लो कर सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है कुछ ही दिन के अंदर, तो इस वजह से हो सकता है आपको चीज़ें लग रहा हो कि मैं जल्दी बोल रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट एरपानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसमें क्या किया गया था, 1969 में आया था। 4 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करा गया था। ठीक है, 4 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया गया था, और जिसमें एक दूसरे से वो कम्युनिकेट कर पा रहे थे। तो यहाँ से कम्युनिकेशन हमारा स्टार्ट हुआ था कि कोई 4 डिवाइसेस थी, उनको आपस में कम्युनिकेट किया गया था। 1969 में बना था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इतना ही काफ़ी है इसके बारे में कि फर्स्ट नेटवर्क था एरपानेट जो 1969 में बना था, और इसमें 4 डिवाइसेस थी, 4 कंप्यूटर थे जिनको आपस में कनेक्ट किया गया था। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, जो मेन पॉइंट है बस मैं वही डिस्कस कर रही हूँ। अब आ गया NSF नेट। इसमें क्या है, NSF नेशनल साइंस फेडरेशन नेटवर्क। नेशनल साइंस फेडरेशन नेटवर्क ये एरपानेट के बाद बना था। 1969 में ये आया था, 1980s में ये आया था। ये इसकी इफिशियंसी, NSF नेट की इफिशियंसी एरपानेट से थोड़ी फास्ट थी। NSF नेट के बाद बस इतना ही याद रखना कि जो NSF नेट था उसकी जो स्पीड थी, जो उसकी इफिशियंसी थी, वो एरपानेट के कंपैरिजन में फास्ट थी। अब आया हमारा, इसके बाद 90s में कुछ प्राइवेट कंपनी ऑरिजिनेट होने लगी। कुछ प्राइवेट कंपनी आई जिन्होंने अपने अपने नेटवर्क बनाने स्टार्ट किए। तो क्या हुआ, एरपानेट प्लस NSF नेट
प्लस सम प्राइवेट नेटवर्क्स का सबका टाई अप हुआ और उन्होंने मिलकर बना दिया एक इंटरनेट। तो बेसिकली इंटरनेट जो ओरिजिनेट हुआ वो 90s के लगभग हुआ। ठीक है, देखो याद रखना, सबसे पहले एरपानेट आया। एरपानेट में क्या, एरपानेट के बारे में मेन चीजें क्या है। एरपानेट में 1969 में आया। 4 यूएस बेस्ड कंपनी ने एरपानेट को बनाया था। 4 कंप्यूटर्स थे जिन्हें आपस में कनेक्ट किया गया था। तो ये फर्स्ट नेटवर्क बना था जिससे हम डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे थे। ठीक है, उसके बाद आया था एनएसएफ नेट। एनएसएफ नेट के अंदर नेशनल साइंस फेडरेशन नेटवर्क। इसके अंदर क्या हुआ था, 1980s में आया ये। इसमें इसकी इफिशियंसी और इसकी स्पीड एज कम्पेयर टू एरपानेट ज़्यादा थी। तीसरी बात, अब 1980 और 1990s के बीच में कुछ प्राइवेट कंपनीज आई जिन्होंने अपने अपने नेटवर्क बनाना स्टार्ट किया। तो चौथी बात क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि एरपानेट, एनएसएफ नेट और प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट कुछ कंपनी हुई, तीनों ने मिलके एक इंटरनेट तैयार किया। अभी कहेंगे मैम प्राइवेट नेटवर्क कौन से, बहुत सारे प्राइवेट नेटवर्क आपस में जुड़े, मतलब ये तीनों सबका टाई अप हो गया, आपस में जुड़े और एक इंटरनेट का आविष्कार हुआ जो आज हम यूज कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका मतलब हो गया कनेक्शन ऑफ नेटवर्क टू नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट का मतलब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब आज यूज कर रहे हैं। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ बैठ के अमेरिका की न्यूज़, अमेरिका बैठ के यहाँ की न्यूज़, हम लोग एक दूसरे को कितना ब्रॉडली कनेक्ट हो पाए हैं। आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं ड्यू टू द हेल्प ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, आप कहीं भी बैठ के किसी भी जगह से कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कहीं की भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं ड्यू टू द इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट कैसे बना, एरपानेट, एनएसएफ नेट प्लस प्राइवेट नेटवर्क इज इक्वल्स टू इंटरनेट। इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इतना क्लियर है। 90s में इंटरनेट का आविष्कार हो चुका था। अब क्लियर बात इतनी समझ में आनी चाहिए। अब कुछ नाम आते हैं इंटरस्पेस और इंटरनेट। इंटरस्पेस और इंटरनेट क्या होते हैं, ये टर्म आते हैं और इसके बारे में एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इंटरस्पेस हो गया एक सॉफ्टवेयर, क्या हो गया, इंटरस्पेस एक सॉफ्टवेयर हो गया जिसके थ्रू हम डिवाइसेस को आपस में डेटा को, इंफॉर्मेशन को सेंड कर पा रहे हैं। जैसे कि मुझे कोई टेक्स्ट सेंड करना है तो एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू मैं टेक्स्ट सेंड कर पा रही हूँ, और ये एक इंटरस्पेस हो गया। इंटरस्पेस एक सॉफ्टवेयर हो गया, क्या हो गया, एक सॉफ्टवेयर हो गया। इंटरस्पेस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डिवाइसेस में हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, डेटा सेंड कर पा रहे हैं, इमेजेस सेंड कर पा रहे हैं, रिसीव कर पा रहे हैं। ठीक है, वो हो गया इंटरस्पेस, ये मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ। अब आ गया इंट्रानेट। इंटरनेट मतलब जो TCP IP प्रोटोकॉल के थ्रू वर्क करता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि एक एरिया जहां पर सारी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, नोड और डेस्टिनेशन आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन, यानी हम कोई एक रेंज हो गई, यानी एक एरिया हो गया। एक तरह से इंटरनेट समझ लो आपका एक एरिया जहां पर आप चीजें एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, शेयर कर पा रहे हैं, रिसोर्स को एक दूसरे को, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर पा रहे हैं। एक तरह से लैन, जो लैन वर्क करता है वो हमारा इंट्रानेट पर वर्क करता है। समझ में आया, एक लोकल एरिया नेटवर्क इज इंट्रानेट। TCP IP प्रोटोकॉल इस पर वर्क करता है। अब प्रोटोकॉल बाकी के क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे फर्दर। अभी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज की, कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन के क्या क्या कंपोनेंट हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन के कुछ कंपोनेंट हैं, देखते हैं। पहला है सेंडर, दूसरा है रिसीवर। कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, हम लोगों को जब डेटा कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट जरूरत है, तो टोटल 5 कंपोनेंट होते हैं, याद रखना। कितने कंपोनेंट होते हैं, 5 कंपोनेंट। सेंडर, सेंडर क्या करता है, डेटा को सेंड करने के काम आता है, जिसके अंदर सेंड करने की कैपेबिलिटी हो, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, इमेजेस, वीडियो, जो सेंड कर पाए वो सेंडर। दूसरा रिसीवर, रिसीवर, रिसीवर क्या करता है भाई, जो रिसीव कर पाए। और सेंडर और रिसीवर को हम बोलते हैं नोड, क्या बोलते हैं, नोड। कहते हैं ना इस नोड से उस नोड पर, तो बेसिकली नोड A से नोड B की जब बात हो रही हो तो वो सेंडर और रिसीवर की बात होती है। तो सेंडर और रिसीवर को हम क्या बोलते हैं, नोड्स। समझ में आ गया। तीसरा हो गया, पहला सेंडर, दूसरा हो गया रिसीवर, तीसरा हो गया भाई प्रोटोकॉल।
अब कोई डेटा को इन्फॉर्मेशन को सेंड करनी हो तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल होने चाहिए। तो वो जो सेट ऑफ रूल होते हैं जो डेटा को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। इज इट क्लियर? प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल दैट आर कम्युनिकेट टू बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज नोन एज अ प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल को हम इन डिटेल फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब चौथा आता है और पांचवा आता है कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया मैसेज क्या? जो टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, हमारे नंबर हुए, ऑडियो, वीडियो, ये जो फाइल होती है जो हमें सेंड करना है सेंडर से रिसीवर एंड के बीच, उसे हम बोलते हैं मैसेज। और कम्युनिकेशन मीडिया जिस पाथ के थ्रू हम सेंड कर पाएंगे, जो पाथ है जिसके थ्रू हम मैसेज को सेंड कर पाएंगे, वो हो गया हमारा कम्युनिकेशन मीडिया। तो 5 कंपोनेंट है डेटा कम्युनिकेशन के, सेंडर, रिसीवर, प्रोटोकॉल, मैसेज और हमारा कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, आई नो राइटिंग अच्छा नहीं है बट काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं स्विचिंग के बारे में। तो स्विचिंग की बेसिकली 3 टेक्निक होती है, पैकेट स्विचिंग, हमारी सर्किट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। स्विचिंग 3 टेक्निक होती हैं जिसके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। तो सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। चलो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है? 2 नोड्स इस्टेब्लिश्ड होते हैं। ठीक है, 2 नोड्स इस्टेब्लिश्ड होते हैं। इसमें क्या होता है? एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। ठीक है, 2 नोड इस्टेब्लिश होते हैं, इनके बीच में टेलीफोनिक नेटवर्क क्रिएट होता है। सर्किट स्विचिंग में टेलीफोनिक नेटवर्क क्रिएट होता है, 2 नोड इस्टेब्लिश होते हैं। ये 2 लाइनें आपको ध्यान रखनी है। 2 नोड इस्टेब्लिश होते हैं, टेलीफोनिक नेटवर्क क्रिएट होता है। इसमें क्या होता है? जैसे सेंडर को रिसीवर से, फॉर एग्जांपल आपको एक कॉल करनी है, सेंडर और रिसीवर के बीच में आपस में दोनों को बात करना है। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि इनको सेंडर ने रिसीवर को कॉल लगाई, तो कॉल सपोज इधर अभी डायरेक्ट बात नहीं हो रही है, पहले इधर गया नोड 1 ए पर, मान के चलो। अब नोड ए इधर बिजी है, उसने बी की तरफ ट्रांसफ़र किया। सपोज बी भी बिजी है, उसने सी की तरफ ट्रांसफ़र किया। सी भी बिजी है तो उसने डी की तरफ ट्रांसफ़र किया, और डी भी बिजी है तो उसने वापस ए की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। ए ने वापस बी की तरफ, अब ये फ्री है सपोज बी, तो उसने वापस ई की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। और ई भी अभी सपोज बिजी है, उसने वापस एफ की तरफ ट्रांसफ़र किया, और एफ ने वापस बी की तरफ, फिर ई की तरफ, फिर ऐसे करके हमारा रिसीवर पर कॉल लग गई। तो एक तरह से ये कॉलिंग की तरह वर्क कर रहा है। पहले के टाइम में जब हम कॉल करते थे तो जब तक हमारा नेटवर्क बिजी होता था, दूसरा ये वाले नोड पर जाएगा, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर, इस तरीके से हमारी एक बात हो पाती थी। तो बेसिकली ये 2 नोड इस्टेब्लिश करता है सेंडर और रिसीवर पर। पहले 2 नोड इस्टेब्लिश होगा, सेंडर और एक रिसीवर पर। ये टेलीफोनिक नेटवर्क पर वर्क करता है। इतना आपको बस याद रखना है इसमें, सर्किट स्विचिंग पर। अब बात आती है मैसेज स्विचिंग पर। तो मैसेज स्विचिंग को देख लेते हैं। नाउ मैसेज स्विचिंग वर्क करती है। मैसेज स्विचिंग में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि नो फिजिकल पाथ इस्टेब्लिश। नो फिजिकल पाथ इस्टेब्लिश, इसमें कोई फिजिकल पाथ इस्टेब्लिश नहीं होता। ये इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक पर वर्क करती है। किस पर वर्क करती है? स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक पर। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें याद रखनी है। ये नो फिजिकल, इसमें कोई फिजिकल पाथ क्रिएट नहीं होता। ये स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक पर वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है? सपोज ये नोड है और ये नोड ए है और ये नोड बी है। अब मैसेज नोड ए से नोड बी की तरफ जाना है, तो ये क्या करती है? नियरेस्ट स्विच पर अपना मैसेज पहुंचाती है और उस स्विच पर अपना मैसेज स्टोर करती है। एंड देन अगर वहां पर स्पेस है तो फॉरवर्ड करेगी, नहीं तो वहां पर स्टोर करके रखेगी। क्या करेगी? स्टोर करके नियरेस्ट स्विच पर अपने मैसेज को स्टोर करती है। एंड देन अगले नेक्स्ट स्विच पर, जो इसके नियरेस्ट, अब स्विच ए है, ये स्विच बी पर फॉरवर्ड करेगा, स्विच बी पर फॉरवर्ड करेगा। अब सपोज
अभी भी ये दूर है तो ये स्विच C पर फॉरवर्ड करेगा, स्विच C पर फॉरवर्ड करेगा एंड देन अभी भी लग रहा है ये दूर है तो वापस से ये स्विच A पर जाएगा। अब इसके पास देखेगा दूसरा कोई स्विच है, वहाँ पर स्विच D, ये स्विच B के, अब वापस स्विच D, तो ये स्विच D के पास आएगा कि भाई अभी यहाँ से स्पेस नहीं मिल रहा है, अपने पास रखो। तो फिर ये नोड स्विच D से वापस से नोड D पर मैसेज ऐसे सेंड हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, पैकेट्स, अभी बात करते हैं सर्किट स्विचिंग में, इसमें 2 नोड की आवश्यकता होती है। ये टेलीफोनिक नेटवर्क पर वर्क करता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो क्वेश्चन जिससे बन सकता है वो मैं बता रही हूँ कि इन पर टेलीफोनिक क्वेश्चन पूछ लेगा कि टेलीफोनिक नेटवर्क किस पर बेस्ड है, किस स्विचिंग पर बेस्ड है, ऑप्शन दे देगा। आपको क्या लगाना है, सर्किट स्विचिंग। सेम मैसेज स्विचिंग, फिजिकल पाथ कहाँ नहीं बनता, मैसेज स्विचिंग। स्टोर और फॉरवर्ड टेक्निक, ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, स्टोर और फॉरवर्ड टेक्निक किस पर बेस्ड है, मैसेज स्विचिंग। ठीक है, इसमें कोई फिजिकल पाथ नहीं है, एक नोड ए है, एक नोड बी है, मानो ये सेंडर है, ये रिसीवर है। क्लियर। अब यहाँ पे स्विच ए पर जो इसके पास नियरेस्ट स्विच है वहाँ पर ये मैसेज को सेंड करेगा, देन स्टोर करेगा और फॉरवर्ड करेगा। अगर इसको जगह मिलती है, लगता है कि अगर हमारा मैसेज अभी नियर है, पहुंचा पा रहे हैं हम डायरेक्ट, तो डायरेक्ट पहुंचा देगा, और डायरेक्ट नहीं पहुंचा रहे हैं तो नियरेस्ट स्विच ढूंढेगा। सपोज इसको नियरेस्ट स्विच डी मिल जाता और ये अभी फ्री भी होता तो यहाँ पर ये स्टोर करता और देन डायरेक्ट नोड बी पर पहुंचा देता। क्लियर, समझ में आया। अब बात आती है पैकेट स्विचिंग पर। पैकेट स्विचिंग सबसे ज़्यादा इजी है और समझने में भी आसान है। पैकेट स्विचिंग क्या करता है कि जो मैसेज है, हमें सोर्स से डेस्टिनेशन पर जो भी मैसेज को ट्रांसफ़र कराना है, सोर्स से डेस्टिनेशन पर, उस मैसेज को ये टुकड़ों में डिवाइड कर देगा, पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, पैकेट बना लेगा मैसेज के। एग्जाम्पल, ये एक सेंडर है ए, इसके पास एक मैसेज है 4321, ठीक है। ये इसको बी पर पहुंचाना है, ट्रांसमिट करना है, ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब कैसे पहुंचाएगा, सबसे पहले ये इस मैसेज को स्प्लिट करेगा, तो ये मैसेज को स्प्लिट कर देगा, यहाँ पे 43, यहाँ पे 21। अगेन ये इसको स्प्लिट कर देगा 4, 3 और GH, ऐसे स्प्लिट कर देगा, और ये इसको 2 और 1, ये मैसेज को पूरी तरह स्प्लिट कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, इसको अगेन ज्वाइन करेगा, और देन इसको एज इट इज, जैसा मैसेज था वैसा ही, अब इधर ये मत दिखना इधर 3 4 है, इधर 2 1 है, जैसा था वैसा ही, ठीक है। क्लियर। ये क्या करता है, डिवाइड करता है, मैसेज को डिवाइड करेगा छोटे छोटे पैकेट्स में और देन ट्रांसफर करेगा। इससे क्या होता है, आज के टाइम में हम जो नेटवर्क यूज करते हैं वो पैकेट स्विचिंग पर वर्क करते हैं। आप एक कितनी भी बड़ी वीडियो सेंड कर रहे हैं, ऑडियो सेंड कर रहे हैं, इमेजेस सेंड कर रहे हैं, फाइल सेंड कर रहे हैं, सबसे पहले क्या हो रहा है, वो इनक्रिप्ट हो रही हैं छोटे छोटे पैकेट्स में, देन वो दूसरे एंड पर, रिसीवर एंड पर मिल रही हैं। इसका रीज़न क्या है, इसकी इफिशियंसी अच्छी होती है, स्पीड फास्ट होती है। आपके मैसेज स्विचिंग में क्या होता था, पहले स्टोर, पूरा मैसेज एक बार में स्टोर करता था, देन फॉरवर्ड करता था। इससे क्या होता था कि अगर हमें खाली स्पेस नहीं मिला तो भाई वो उस जगह ही दूसरे एक नोट पर अटका रहता था कि अभी तो स्पेस खाली हमें नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि छोटे छोटे केबीज की, लेस देन केबीज में वो टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है, उनको बहुत सारी जगह फैल गया और फिर जाके स्प्लिट हो गया और फिर अटैच्ड होके कंबाइन होके आपका एक मैसेज ट्रांसफर हो गया। समझ में आया। तो उनको इतना तो स्पेस मिल जाता है,
घूमते फिरते वापस से वो रिसीवर एंड तक आ जाता है। ठीक है, सो आज के टाइम में हम जो नेटवर्किंग यूज़ कर रहे हैं वो पैकेट स्विचिंग यूज़ कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो आज आपके टॉपिक ख़त्म होते हैं। स्विचिंग ख़त्म हो गई। स्विचिंग के अलावा डेटा कम्युनिकेशन में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी। एरपानेट, इंटरस्पेस, इंट्रानेट क्या होता है वो क्लियर हो गई। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम बाकी का पोर्शन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक। देखते हैं। द फर्स्ट ऑपरेशनल नेटवर्क इन द वर्ल्ड वॉज द ब्लैंक फॉर यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट। तो पहला नेटवर्क कौन सा था? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट का एरपानेट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट, इंट्रानेट, टोपोलॉजी, इंटरस्पेस। तो इंट्रानेट एज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क क्या होता है? इंट्रानेट। थर्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इन विच स्विचिंग टेक्निक द मैसेज गेट्स ब्रोकन इनटू स्मॉल डेटा पैकेट। स्मॉल डेटा पैकेट में कौन सी स्विचिंग होती है? पैकेट स्विचिंग, अभी पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 4, पैकेट स्विचिंग यूज द प्रिंसिपल। ये मैंने अभी बताया था, इंपॉर्टेंट चीज है। स्टॉप एंड वेट, स्टोर एंड फॉरवर्ड, बोथ या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बी, स्टोर एंड फॉरवर्ड। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये मेरा एक ओवरव्यू था कि क्वेश्चन भी इस तरीके के ही आएंगे। अभी आपको ये सिंपल इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने अभी टॉपिक रिवाइज किया है। ऐसे ही अगर जो जो टॉपिक आप पढ़ते जाएंगे आपको सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है क्लियर करना, लेकिन थोड़ा मेहनत करेंगे तो आप इजीली कर सकेंगे। ऐसे ही सपोर्ट करिए, जुड़े रहिए मेरे साथ इजी लर्निंग 247 पर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल की क्लास में। गुड नाइट।